बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे साथ, मैं मोहम्मद नूरुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो कोई ना माहीगीरी से मुतल्लिक है, ना मछलियों की परवरिश से मुतल्लिक है, लेकिन मुझे ये ख्याल आ रहा था बार बार कि वो माही बेआब वो कहते हैं कि वो मछली जो पानी के बग़ैर हो, और मछली जब पानी के बग़ैर हो तो मछली ज़िंदा नहीं रहती। आज का हमारा प्रोग्राम ख़ास तौर पे फैसलाबाद में हम लोग मौजूद हैं, और हमारी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि जो सिक यूनिट्स की बात हम करते हैं, बीमार सनती यूनिट जो मुख्तलिफ़ वजूहात के बिना पर बंद पड़े हैं, उनके रिवाइवल से क्या इनकलाब आ सकता है, क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं, क्या ऐसा करना भी चाहिए या नहीं, किन मसाइल का शिकार वो रहे वो यूनिट्स और उन्हें किस तरह के मसाइल का, आज इस पर हम बात करेंगे। सो आज एक लर्निंग मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, और हम मुख्तलिफ़ ऐसे लोगों से मिलेंगे। आपको फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी लेके चलेंगे, वहाँ के जो ऑफिस बेयर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, और कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करेंगे जो इस मसले को से गुज़रे हैं, समझते हैं, इसको जानते हैं। सो हम देखेंगे कि ये बीमार सनत और हमारी जो इकॉनमी है, इसका पहिया कैसे चल सकता है और कैसे दौड़ सकता है। वन थिंग इज़ फॉर श्योर, अगर दिल है, अगर विल है, तो सब कुछ मुमकिन है, और हम देखेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट्स की जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जो है वही एक बुनियाद होती है किसी मुल्क के लिए कि आप उसे, क्या मसला है वो क्राइसिस आप बता रहे हैं, गैस का हुआ, बिजली का, वो सारा, वे डू वी स्टैंड नाउ, वो जिसे आप NPL कहते हैं या सिक यूनिट्स कहते हैं, कैसे रिवाइवल होगा उसका? उसमें यही है ना कि जब गैस का क्राइसिस पैदा हुआ 15 अक्टूबर 2007 में, तो उस वक्त ये सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। ठीक। जो हमारा प्रोसेसिंग वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है, ये सारा जो अभी आप ये देख रहे हैं, ये डाई प्रिंट होके तैयार होके कपड़ा फिर आप रेडी फॉर कटिंग। ठीक है, इस तरफ हम देख लेते ना, ये आप कह रहे हैं वो सारा ये रेडी फॉर कटिंग आता है। जब वो पीछे से इंडस्ट्री बंद हो गई, इसको मटेरियल नहीं मिलेगा, ये सारा रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल वहाँ से होके आता है, फिर ये स्टेज होता है। तो अच्छा, अगर अब हम यहाँ खड़े हैं और जैसे अब टेक्सटाइल पॉलिसी आई है, सारे उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो अब गैस कहाँ से आ जाएगी? यही हुआ ना कि अब गैस इम्प्रूव हो गई है। अच्छा, हो गई LNG बाहर। इसका क्रेडिट किसको देंगे हम? मैं कहूँ पिछली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अच्छा। और यहाँ पे ये इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। और बिजली के जो नए कारखाने लगे हैं वो महंगा, इस गवर्नमेंट ने ये किया है कि इसने सब्सिडाइज कर दिया गैस को और बिजली को फॉर एक्सपोर्ट एंड प्रायोरिटी देकर, प्रायोरिटी जो पहले नहीं हो रहा था। पहले एक तो अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। पिछले साल से अवेलेबिलिटी इसकी शुरू हुई थी, लेकिन कॉस्ट बहुत आई थी। ठीक है। तो इस गवर्नमेंट ने जो लिया स्टांस कि हमने एक्सपोर्ट को और बंद इंडस्ट्री को चलाना है। ठीक। तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब को यही कह रहे हैं कि ये जो बंद इंडस्ट्री है, मैं दिखाने का मतलब यह है कि जब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ 16,000 बंदा काम करता था। आज 4,000 बंदा है सिर्फ। तो आप ये देख ले, वो जो बाकी लोग हैं सारे बेरोजगार हुए, फिर इसका मतलब सारे यहाँ से फैसलाबाद से 5 लाख आदमी बेरोजगार हुआ। ठीक है। उसमें ये देखे ना, फैमिली काम कर, पूरे घराने जो है वो सारे, ये गारमेंट में आप देख रहे हैं, यहाँ फीमेल काम कर रही है। सही है। बाकी इंडस्ट्री में मेल काम करते थे। बिल्कुल ठीक। और स्टिचिंग जो बेडिंग की है, वहाँ मेल फीमेल दोनों काम करते थे। ठीक। वो सारे बेरोजगार हुए हैं। ठीक है। अब तो ये हमारा एक छोटा सा पोर्शन है जो अभी चल रहा है, हम बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब टेक्सटाइल की बकायदा हमें पता लगा यूनिट्स बांग्लादेश चले गए, तो वो व्हाट डू दे हैड जो हमारे पास नहीं था? जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान की लेबर सस्ती है, कहाँ हम लैग कर रहे थे? बांग्लादेश में भी लेबर हमारे रेट में क्या तकलीफ, वहाँ बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी और अवेलेबल थी। बिल्कुल ठीक है। सुन के हैरानी होगी कि वो घरों को गैस नहीं देते, जितनी गैस उन्हें निकलती है वो इंडस्ट्री को देती है। इंडस्ट्री को दे रहे हैं। और बिल आखिर ये हुआ कि बाद में उन्होंने बंद, जब उनके पास और फालतू ना रही तो उन्होंने और इंडस्ट्री लगने नहीं दी। बिल्कुल ठीक। लेकिन इस वक्त तक $35 बिलियन की वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल की। They have done wonders। गारमेंट है, वहाँ कॉटन पैदा नहीं होती हालांकि, और हम पैदा करते हैं कॉटन। तो फिर ये जब सिक यूनिट होता है तो वो जितनी लायबिलिटीज है उसकी, जैसे बैंक लोन्स वगैरह हैं, वो भी सारे फिर स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। पहले तो मतलब स्टैंड स्टिल होते हैं, लेकिन उनका मीटर चलता रहता है। अच्छा जी। हमारे 2-3 साल लगे, हम कोशिश करते रहे किस तरह से चल जाए। तो उनके पैनल इंटरेस्ट पढ़ के ये बिलियन रुपीस उसके ऊपर ये लोड पड़ जाता है। ठीक है। जब बिल्कुल नहीं चल रहा तो फिर बंद करते हैं उसको, फिर NPL कह देते हैं। ठीक है जी। एंड NPL स्टैंड्स फॉर नॉन प्रोडक्टिव लोन, नॉन प्रोडक्टिव पेएबल लोन, नॉन प्रोडक्टिव पेएबल। जब इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो पे कैसे करेगी? सही है। हम पे भी कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेबर को भी पे कर रहे थे,
तो वो सारा कुछ फिर हमें बंद करना पड़ा। अच्छा, आपका क्या काम की क्या नौयत है? सर चेकिंग का है, अच्छा है काम। ठीक है, तो आप कितने अरसे से कर रही हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो जब ये सारा यूनिट, इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार वाबस्ता है। जी सर। और आपकी क्या वर्किंग आवर्स हैं? सर अच्छी है, यानी कि चेकिंग करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप हमें जो वो करती हैं वो क्या है इसमें, जिसको इसको? सर क्वालिटी देखनी होती है। अच्छा, क्वालिटी क्या क्या देखना होता है इसमें? इसमें देखना होता है कि मतलब जो कोई ब्रोकन टॉप ना हो इसमें, जो बनना है क्वालिटी लेवल, कोई लेबल इसकी मैयर चेक करनी होती है। ठीक है। फिर इसकी उसके बाद इसका देखना होता है, इसकी मैयर करनी होती है कि कोई रॉन्ग साइज वगैरह ना लगा हो। ठीक है। कोई गलत एसेसरी ना लगी हो। बिल्कुल ठीक। कोई टॉप ब्रोकन ना हो। बिल्कुल ठीक। और स्ट्रेन वगैरह का मसला ना हो। बिल्कुल सही। ये वो चीज़ें आपके पास वो एक चेक लिस्ट की तरह होती हैं जिनको आप चेक कर लेते हैं। जी सर। इसी तक बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बाबू? अब आपका भी काम वो उसी का, ये चेकिंग का? जी जी, चेकिंग का काम। और आप भी उसमें क्या क्या देखते हैं फिर एक प्रोडक्ट में? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पीस को उल्टा चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद सीधा चेक करते हैं। उल्टे पीस में जो इसमें होता है लेबल होते हैं, साइज लेबल होता है, एक साइड लेबल होता है, उस पर लोगो वगैरह होता है। ठीक है। वो सारा चेक करना होता है। हमने ये कंप्लीट चेक करके आगे ऑर्डर पे देना होता है। ठीक है। ऑर्डर के बाद ये प्रेस होकर पैक हो जाता है। पैक हो जाता है, फिर ये शिप हो जाता है। शिप को चला जाता है। बिल्कुल। कैसे बॉस, इजाज़त दे तो मैं बैठ जाऊँ? अच्छा बॉस, आपके पास ये जो हुनर है, ये मैं तो इससे बिल्कुल पैदल हूँ। तो आपके काम में क्या क्या शामिल है? आप पूरा इसको सीते? हाँ जी, वो जो शॉट हमने देखी थी वो सारा? ये आप देखिए, ये बना रहे हैं ना, ये एक फंक्शन करते हैं हम। ठीक है। और एक ने शुरू से आना है, एंड तक एक फंक्शन करते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। तो आपको एक, जिसे हम ये यूनिट कहेंगे, कितनी देर लगती है उसको सीने में और तैयार करने में? कम से कम एक दिन में 500-600 पीस तो निकल ही जाता है ना। आप एक दिन में 500-600 पीस अपने हाथों से बना लेते हैं? हाँ जी, बना रहे हैं जी। आपको पता है आपके हाथ पाकिस्तान के कीमती तरीन हाथ है। हाँ जी, बिल्कुल है जी। सलामत रहे और अल्लाह ताला को बड़े अजीज है ये हाथ। हाँ जी, जीते रहे भैया। ये बड़ी एक अहम बात है और मेरा यह दिल चाह रहा था कि जब हमारे बहुत बड़े बड़े तकारीब और फंक्शंस होते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि ये इतने कीमती अफराद को भी उन तकारीब में होना चाहिए? जब आप कहते हैं कि अमायदीन शहर, तो ये देखें ये कैसा गज़ब का काम करते हैं, कितनी ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, और फिर वो एक्सपोर्ट होता है। आपकी प्रोडक्ट जब जाती है तो जाना जाता है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, और फिर वो लेबल शायद कोई भी लगे या उसको जब ओन करे, और जब वन वी आर नोन फॉर कॉटन और वो हम उस सब हवाले से जाने जाते हैं, तो वो क्वालिटी जो है वो है जो मैटर करती है। आइए थोड़ी सी कुछ बात और करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैम आप? शुक्र है। आपका नाम? शाजिया। शाजिया, आपका क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन? सर मैं यहाँ पे सीनियर सुपरवाइजर क्वालिटी। अच्छा जी। तो आप एज अ सीनियर सुपरवाइजर क्या क्या चीज़ें देखती हैं? सर क्वालिटी से रिलेटेड हर चीज़, मतलब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और गारमेंट को अच्छा बनवाना, अच्छा प्रेजेंट करना, आगे उसकी हर हो को देखना कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। कैसा मयार है हमारे काम का? बहुत अच्छा म्यार है सर। अगर इसको सपोर्ट किया जाए ना, मतलब हुकूमत की तरफ से, अगर हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा म्यार है हमारे पाकिस्तान का क्वालिटी के अंदर। हमने मोस्टली देखा होगा कि यहाँ पे मतलब बांग्लादेश के भी आते हैं, श्रीलंकन्स भी आते हैं, लेकिन जो क्वालिटी का म्यार पाकिस्तान के अंदर है वो मैंने आज तक मतलब नहीं देखा किसी भी कंट्री के अंदर इतना। ऑलमोस्ट कितनी खातीन इस वक्त यहाँ काम करें? सर इस टाइम तकरीबन 80-90 मतलब कर रही हैं। और अगर हम पिछले सालों में देखें, जब ये बिल्कुल फुल फ्लेज काम कर रहा था, उस वक्त कितनी? सर मोर देन 600 काम करते थे लेडीज़ में। इतना फर्क हाँ जो है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं ऑडिट करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें क्वालिटी चेक करनी होती है पीसों की, और मतलब भी इसको क्वालिटी वाइज भी चेक करना होता है, मतलब कोई पार्ट वगैरह ना आगे जाए, इसको ऑडिट करके फिर इसको तो वो कौन सा फॉल्ट होगा जिसके बिना पे आप इसको रिजेक्ट कर देंगे? इसके क्या निकला है मिसाल के तौर पे? ये स्किप हो सकती है, ये थ्रेडिंग भी हो सकती है। ओके, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुड बी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल कोई धागा या कोई चीज उसमें ना निकले। ऐसा करके कोई भी जड़ा धागा है वो लथ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो ये भी देखेंगे वो किस किस प्रोसेस से गुजरती है, और जब आप क्वालिटी का तयन करते हैं, यानी चीज़ जब आपके हाथ में आए तो आप कहें वाह यार वेरी गुड, तो उसमें इन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन शामिल है। और ये सिलसिला वहाँ से एक उस किसान से शुरू हो जाता है जो कपास लगाता है, उसकी देख रेख करता है, फिर गांठे, फिर फूल चुने जाते हैं, वो चुनने वाले हाथ और वो खातीन, और फिर आके वो सारा ये प्रोसेसिंग। सो
व्हाट अ ग्रेट स्टोरी। लेकिन क्या हमें ये अंदाज़ा है कि इन चीज़ों में कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी कमिटमेंट लगती है, और फिर जब पाकिस्तान से बाहर एक प्रोडक्ट पहुँचे जिस पे मेड इन पाकिस्तान का टैग हो, सो अगर खुदा ना खास्ता उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और ये इनमें से कहीं किसी से वो एक लापरवाही होगी तो वो किसके खाते में पड़ेगी? जैसे हम और आप शादी पे देर पे आने पे ऐसे ही कह देते हैं कि पाकिस्तान से एनजी होता है, वो मेरे और आपकी वजह से ही है। सो हमें वो वक्त देखना है और हम देखेंगे कि मेड इन पाकिस्तान जो हो वो क्वालिटी की और मयार की ज़मानत। आप इजाज़त दें तो थोड़ी देर के लिए काम रोक लें अगर माजरत के साथ। आप ये प्रेसिंग की आपकी जिम्मेदारी है, तो पैकिंग से पहले आप प्रेस करती हैं जी। हम और एक दिन में कितना आप कर लेती हैं? अगर एक ही कुर्ता है तो कितने प्रेस कर लेती हैं आप एक दिन में? एक दिन में तकरीबन 500-600 पीस कर लेते हैं। 500-600 पीस। और कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 8 से 5 बजे तक। सुबह 8 से 5 बजे तक। ये आप अपने हाथों से वो प्रेस करती हैं जो फिर पैकिंग में जाते हैं और लोग उसको लेते हैं। बिल्कुल ठीक, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई। अच्छा ये सब ये सिक यूनिट है, जैसे हम उर्दू में कहें तो एक बीमार यूनिट है, मतलब बंद हो गया, बंद हो गया तो काम नहीं है। और वो आपने उसकी रीज़न हमें बताई, वो गैस बंद हो गई, बिजली का मसला हो गया, बहाली हो गई। अब ये जो इस तरह के कितने यूनिट हैं फैसलाबाद में जो बंद है? फैसलाबाद में टोटल यूनिट वैसे 150 छोटा और बड़ा मिला के जो बंद हो गए। बंद नहीं, जो टोटल है। अच्छा नहीं, लेकिन यही जो काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो सिक यूनिट है वो कितने होंगे? वो 40 के करीब है। 40 के करीब। हाँ। ठीक है। अब उनका जब जो बाकी चल रहे हैं वो भी सिक टाइप ही हैं, क्योंकि वो पूरी प्रोडक्शन में कोई भी नहीं है। जितना हमने देखा कैपेसिटी पे नहीं काम कर रहे हैं। कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे। ठीक है। तो अब इनको जब रिवाइव करना है, एक टेक्सटाइल पॉलिसी आ गई, अब क्या करना होगा गवर्नमेंट को? अब सबसे बड़ा जो था वो था एनर्जी मिलना शुरू हो गई। ठीक है। इस गवर्नमेंट ने उसका रेट भी कम कर दिया। ठीक है। और ये चल सकते हैं उस पे आप। अब इसको चलाना है। ठीक है। जैसे आप देखें ना, एक नई मिल लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, उसको चलाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, चीजें चाहिए। मटेरियल के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है। और इनको चलाने में कोई खर्चा नहीं होगा, थोड़ा बहुत छोटे छोटे खर्चे होंगे, जो चल जाएंगी। को बिल्कुल इंटैक्ट मशीनें होती हैं, ये 40-40 साल इनकी एज होती है। ठीक है। तो ये चल जाएंगी। ठीक। तो चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। हम बैंकों को ये कहते हैं, यानी सबसे पहले तो विल चाहिए कि इनको चलाना है। हाँ, हम चलाना ठीक है। अच्छा, अब आप बैंकों की बात कर रहे थे कि बैंकों को हम ये नहीं कहते कि हमें कोई हेयर कट दें किसी किस्म का, हम कहते हैं ये इसको रीशेड्यूल कर दें। ठीक है। रीशेड्यूल करके हमें वर्किंग कैपिटल फॉर एक्सपोर्ट ऑर्डर, उस पे आप हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर पे पैसे दें, हम उसको जिस तरह चलते हैं, रीफाइनेंस मिलता था और चीज़ें मिलती, इस तरह की हमें फैसिलिटी दें। गवर्नमेंट को हम यही कह रहे हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना, बाकी हम नहीं करना है, चलाना है, एक्सपोर्ट करनी है। यहाँ लेबर भी लगेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे बड़ा गोल है वो ये है कि 1 करोड़ बंदों को नौकरी देनी है। ठीक है। और उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ा के फॉरेन एक्सचेंज आएगा पाकिस्तान में। तो ये जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, ये $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट करती थी, जो काम बंद हुई है। ठीक है। $1.5 बिलियन की एक तो एक्सपोर्ट आ जाएगी। ठीक है। 1-2-2.5 लाख बंदा इसी पे आ जाएगा। वैसे आपस की बात है, मैं वैसे ही पूछूं लोगों के लिए, इसमें को आपका भी कोई कसूर है? ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही हुआ है, वैसे ही पूछो। देखो, हमारा कसूर ये है कि हमने एक छोटा, आप ये देख ले कितनी मशीन लगी है। तकरीबन क्या मालियत होगी जितनी मशीनियां लगी? ये इस टाइम पे आज लगाए तो 20 बिलियन पाक रुपीस की है। अच्छा, अगर ये इस वक्त ये प्लांट लगाया जाए बिल्कुल, तो ये 20 बिलियन पाक रुपए में है। हाँ जी। तो ये देने तो हमने 5-6 बिलियन है। बिल्कुल ठीक है। जो नई मशीनें लगाई थी उसी पे लोन थे ना। बिल्कुल ठीक है। वो अभी चलने शुरू हुई थी, तो ये सारा इमीडिएटली कोई चीज भी करी है तो 2-2 साल लगते हैं एक मिल को बनाने में, चलाने में। बिल्कुल ठीक है। इनको 15 दिन में हम चला देंगे आप? बिल्कुल चला देंगे। अच्छा मीर साहब, हम इस वक्त खुड़िया वाला जड़ा वाला रोड पे मौजूद है। इस जड़ा वाला रोड पे पिछले 20-25 साल में ये सारा डेवलप हुआ है। कुछ फैक्ट्रियाँ शहर से जो कंजस्टेड एरिया में थी यहाँ शिफ्ट हुई हैं और एक्सपेंड किया उन्होंने। और ये देख लें कि यहाँ पे तकरीबन फैसलाबाद की 40% इंडस्ट्री यहाँ पे है। अच्छा जी। तकरीबन कोई 60-65 यूनिट है यहाँ पे, छोटे बड़े। ठीक है। और अब उनकी क्या सूरत हाल? अब ये है कि कोई थोड़ा सा चल रहा है, कुछ बंद हैं, कुछ चल रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी बन गई, मतलब एक हाँ, ये उन्होंने कुछ एरिया को यूनिवर्सिटी बना दिया, पिछला एरिया अभी मौजूद है। ठीक है। ये चंद एक इस तरह के, बाकी तो अभी सारे वेट कर रहे हैं कि अभी इंशाल्लाह ताला चलेंगे सारे। उसी वही सिक यूनिट वाली जो बात है, वही है, उनकी बहाली। तो जनाब ये सफ़र हम तय कर रहे हैं और इसी पे हम आगे चलते हैं और जाके कुछ विजिट करेंगे मजीद यूनिट पे और देखेंगे कि क्या कैपेसिटी है, और फिर वही जो एक बात है कि उस विल के लिए कितना अच्छा हो सकता है कि वो रिवाइव हो जाए। सो ये एक हमारा भी एक सफ़र है और हम चाह रहे थे कि आप ऑन बोर्ड रहें और आप जान सकें खुद उन लोगों को जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन वक्त देखा है, लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता
और वक्त की सबसे अच्छी और बुरी बात यही है कि ये गुजर जाता है। आरजू टेक्सटाइल मिल्स में हम मौजूद हैं, उनके शेर अजहर मजीद साहब। ऐसा इस वक्त क्या सिचुएशन है आपकी मिल की? हमारी मिल जी एक दफ़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल यूनिट इन द कंट्री था। ठीक है। जब ये 1992 में लगा था यहाँ पे 1992। हाँ, यहाँ पे 6-7 रोटरी प्रिंटिंग मशीन्स थी। अच्छा जी। आज एक चल रही है। टुडे 1 रोटरी प्रिंटिंग मशीन जो मेन प्रोडक्शन मशीन होती है वो चल रही है। व्हाट वेंट रॉन्ग? हालात के मुताबिक ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती गई और वो पैसा इरोड होता रहा। हमारे साथ कुछ बैंकरप्सीज लॉज जो अमेरिका में हैं उन्होंने हमें बहुत हर्ट किया। अच्छा जी। 4.5 बिलियन हमारा बैड डेट हो गया। ओके। वहाँ से नहीं आया और यहाँ हम बैंकों के सामने खड़े हैं, पेएबल लोन खड़े हैं। हमने 2-2.5 बिलियन की अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग आवर हाउसेस सब बेच के लोन अदा किया। ठीक है। आज भी 2 बिलियन का लोन है और CIB में नाम है। ठीक है। कोई बैंक फाइनेंस करने को तैयार नहीं है। सो वर्किंग कैपिटल हमारे पास है नहीं। अगर वर्किंग कैपिटल हो तो हम इस प्रोडक्शन को 4 गुना कर सकते हैं जितना इक्विपमेंट हमारे पास है। ठीक है। मशीनरी और इक्विपमेंट जितना अवेलेबल है हमारी एक्सपोर्ट 4 गुना बढ़ सकती है। तो वो जो टेक्सटाइल जो पॉलिसी आई है आप उससे मुतमईन है? टेक्सटाइल पॉलिसी पे अभी इम्प्लीमेंटेशन, ये जो 2 बातें एनर्जी की मानी गई हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 2.5 महीने हो गए हैं। ओके। यानी जो 50 ये वाला तो इनके मैनिफेस्टो में था। आए थे तो पहले दिन उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे। एनर्जी की प्राइस जो है गैस की प्राइस $6.5 पर MMBTU कर देंगे और बिजली की प्राइस 7.5 सेंट पर देंगे। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं इशू है। नहीं हुआ अभी। ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए। कमिटमेंट तो एक आ गई लेकिन अभी वो ट्रांसलेट नहीं वो हुआ अभी। It has not been translated into reality। ठीक है। अभी तक नहीं हुआ। सजेशंस आपकी तरफ से, you've seen the great times and the worst times too, क्या तजवीज़ करेंगे आप, क्या करना चाहिए इस वक्त? इस वक्त तो सर सबसे पहले एक चीज़ थी कि ये एनर्जी हमारी रिस्टोर कर दें जी। दूसरा, पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ने हमारे पैसे रोके रखे। हमारे जितने सेल्स टैक्स के रिफंड, इनकम टैक्स के रिफंड्स, कस्टम ड्यूटीज़ के रिफंड, DTL ली के रिफंड्स, 4 किस्म के रिफंड्स थे वो चारों रोके रखे। वो भी कुछ रिलीज होना तो शुरू हो गए। कुछ वादा हुआ है कि ये 7-8 बिलियन, वो 160 बिलियन है। ठीक है। 160 बिलियन में से $8 बिलियन की अभी खबर है क्रेडिट नहीं हुए होगी। तो आप कह रहे हैं कि 28% प्रोडक्शन, 72% जो है वो बंद है। सो अगर हमने इसको रिवाइव करना है तो इसके लिए एक तो आपने कहा कि आपको वो जो लोन की आप कह रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग वो एक आ जाएगी, रिशेड्यूलिंग जिसे कहते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग ठीक है वो आ जाती है। उसके साथ हम चाहते हैं कि जितने हमारे कोर एसेट्स उनके पास प्लेज्ड हैं, ठीक है, अदर देन मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, वो हमें बेचने की इजाज़त दें, अपने कोलैटरल को पूरा रखें जितना उनका है, बाकी पैसे हम वर्किंग कैपिटल में खुद डालें। ठीक है। तो वी कैन मेक दैट एक्स्ट्रा मनी विच इज लाइंग विद द बैंक्स एज कोलैटरल। ठीक है। हम यानी अगर आम आदमी की ज़ुबान में अगर मैं समझ सकूं तो जो रहन आपका उसके पास है, जो आपके एसेट्स असास से आप वो कह रहे हैं कि उसको फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए, जिसमें से वो जो उनका हिस्सा है वो उसको रख लें और बाकी आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका 100 रुपए का डेट है, ठीक है, 25% वो मार्जिन मांगते हैं कि जी हमें 25% और एक्स्ट्रा चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 125 रुपए रख के, ठीक है, अगर मेरा कोलैटरल 150 या 200 रुपए का है, ठीक है, तो मुझे बाकी तो रिफंड करें ना, या बाकी मुझे वो बेचने दें, मैं लेके उसको अपने वर्किंग कैपिटल में डालूं। अच्छा, ये जो एक मंजर है, ये एक बड़ा, इससे दिल को सुकून मिलता है। जब आपकी मिल जो है वो पूरे पोटेंशियल पे काम कर रही थी तो कितने लोग यहाँ काम कर रहे थे और क्या आपकी प्रोडक्शन की सिचुएशन? उस वक्त हमारे यहाँ कोई 8-10 हज़ार आदमी काम कर रहे थे। ठीक। आजकल कोई 1000-1500 आदमी काम कर रहे हैं। 8-10 हज़ार से अब 1000-1500। और प्रोडक्शन की क्या सिचुएशन? प्रोडक्शन 1 करोड़ मीटर प्रोडक्शन होती थी, वो आज 25 लाख मीटर के करीब प्रोडक्शन है। 25-28% जैसा मैंने कहा है। मेन जो बंदा कंज्यूम होता है वो गारमेंट फैक्ट्री में कंज्यूम होता है। ठीक। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास जब 8-10 हज़ार आदमी काम कर रहा था तो फैक्ट्रीज में तो 1000-1500-2000 आदमी काम कर रहे हैं। 8000 आदमी स्टिचिंग में काम कर रहे हैं। स्टिचिंग यूनिट में भी। तो स्टिचिंग में इन्वेस्टमेंट कम से कम होती है, लेकिन कंजम्पशन ऑफ मैन पावर इज मच मोर। बिल्कुल ठीक है।
लेकिन वो चलेगी तब जब आपके पास ये बेस प्रोडक्शन होगी। बिल्कुल ठीक सर, वो कहते हैं योर पास्ट इज योर फ्यूचर, तो आप ये अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की सपोर्ट अगर मिलती है तो ये एक सिक यूनिट जो है वो इट विल नो मोर बी अ सिक यूनिट। क्या सपोर्ट मांग रहे हैं हम? तो ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे जो इट इज़ नॉट अ विलफुल डिफॉल्ट, इट इज़ अ सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्ट। सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्ट और विलफुल डिफॉल्ट में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मैंने जिस तरह आपको बताया, मेरा 4.5 बिलियन लोगों ने नहीं दिया, एलसीस पे नहीं दिया, अमेरिकन कंपनीज नहीं दिया, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैंने ट्रेड की, नेक नियति से की, एक वाकया हो गया। इसी तरह बाकी भी सारे लोग हैं, कोई ना कोई जेन्युइन रीज़न है उनकी। बिल्कुल ठीक। वो लोग जो हैं वो आपसे क्या मांगते हैं? सही। आपको कहते हैं कि जी सिर्फ इसको रीस्ट्रक्चर कर दें, ठीक, और आप इंटरेस्ट भी आज के बाद लेना शुरू कर दें और ये पैसे आप वापस ले लें, रादर देन इन यूनिट्स को अगर वो ले जाएंगे और इसको करेंगे तो सिर्फ लैंड बिल्डिंग के तो शायद पैसे मिल जाएं, ये तोल के बेचेंगे। सो अजहर साहब, अगर मैं ये समझने के लिए करूँ कि वो लोग जो कर्ज हड़प कर जाते हैं और वो जो किसी एक, जैसे आपका सर्कमस्टेंशियल मसला हुआ, उन दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जो हड़प कर जाते हैं बड़े साफ नज़र आते हैं कि जनाब उनके पास उन्होंने पैसे लिए और ना उनके पास वो इक्विपमेंट है, ना वो प्लेज में से उठा के ले जाते हैं। उन पे हाथ डालने की जरूरत है। बिल्कुल हाथ डालने की जरूरत है। आपके साथ खड़े होने की जरूरत है। ये करेंगे तो ये वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट है। सारी दुनिया में वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट को एनकरेज किया जाता है। इट्स लाइक दैट। ये तो इट्स रिटन ऑन द वॉल। ये तो इसमें दिस इज इंजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ट्रू। आपकी एम्प्लॉयमेंट बहुत होती है। बिल्कुल ठीक। इंजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ट्रू। जहाँ फॉरेन एक्सचेंज आप कमा के ले आते हैं। बिल्कुल ठीक। आप ये इंडस्ट्री चला दें तो $1-1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट वैसे बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। और आपके कम से कम 50,000 से लेके लाख-1.5 लाख आदमी कंज्यूम हो जाएगा। बिल्कुल। इनकी रोजी चलेगी, एक डायरेक्ट चलेगी, एक इनडायरेक्ट चलेगी। बिल्कुल सही। और सारे घराने फिर उनके साथ जो मुंसलिक है। लाख-1.5 लाख अगर डायरेक्ट चलेगी तो 3 लाख इनडायरेक्ट चलेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा ऐसा आप बता रहे थे कि $1 मिलियन का ये $1 मिलियन की एक मशीन है। और ये क्या कहलाती है जी? रोटरी प्रिंटिंग मशीन। और ये रोटरी प्रिंटिंग क्या करती है? ये कपड़ा प्रिंट करती है। इसमें 16 कलर्स हैं। ठीक है। जो 16 स्क्रीन्स चलती हैं। ठीक। 16 कलर की प्रिंटिंग होती है। ठीक है। और ये अनफॉर्चुनेटली इसलिए बंद है कि इसको फीड करने के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं है। और आपने बड़े अरमानों से खरीदा होगा उस वक्त जब लिया होगा? बहुत अरमान से। मैंने तो आपको बताया ना, जब खरीदा था तो बड़े दिल से ये प्लांट लगाया था। और आप चाहते हैं कि इस प्लांट को चलना चाहिए? हाँ। ये इस तरह की एक नहीं, मैंने आपको बताया कि 4-5 मशीनें इस तरह की बंद है। इसी तरह फिर उसकी जो स्टेंटर्स बंद है जिस पे डाइंग है, डाइंग में वो भी हम देख लें। वो भी हम आपके। अच्छा ये आप ब्लीचिंग प्लांट का जिक्र कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस ब्लीचिंग प्लांट। कॉन्टिन्यूस ब्लीचिंग प्लांट। यहाँ से कपड़ा वहाँ से आता है। इसमें 4-6 चैम्बर्स हैं। ठीक है। वहाँ ब्लीच होता है और निकलता है। इसकी 1.5 लाख मीटर रोज की प्रोडक्शन है। बिल्कुल ठीक। और ये $1.5 मिलियन की मशीन है। $1.5 मिलियन की मशीन। अच्छा ये है जी कॉन्टिन्यूस? यस, मर्सराइजिंग मशीन। अच्छा जी, ये क्या है? यहाँ पे कपड़ा श्रिंकेज कंट्रोल इधर होती है। श्रिंकेज कंट्रोल। जो भी कपड़ा आता है उसकी श्रिंकिंग को सेट करने के लिए कि वो फिर किसी सूरत में फैलेगा नहीं, ये श्रिंक नहीं होगा। ओके। और ये कब से बंद है? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 साल से बंद है। जिस तरह हालत आप इसको देख रहे हैं, कपड़े 4-5 साल से ये मशीन बंद है। इसकी बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन भी अभी होने वाली है। ठीक। बट इट इज़ अगेन डूएबल। और करीबन आप कह रहे थे $1.25 बिलियन की। ये भी $1.25 बिलियन की ये मशीन है। एक और यूनिट आप थर्मोसोल 1 आप बता रहे हैं। ये एक बैबकॉक जर्मनी की एक बड़ी मशहूर कंपनी है, मे बी 100 ईयर ओल्ड कंपनी ये, और मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनी। ये उसकी मशीन है जो जिसको थर्मोसोल डाइंग मशीन कहते हैं। इस पे रिएक्टिव डाइंग भी होती है और इस पे वैट डाइंग भी होती है। वैट डाइंग को 200, 250, 300 रुपये मीटर तक का कपड़ा है जो डाई होता है। डाइंग सिर्फ चार्जेस। ठीक। 400 रुपये की भी डाइंग करती है। अच्छा जी। इतनी एक्सपेंसिव मशीन है ये भी अनफॉर्चुनेटली बंद है। इट्स इन अ बैड शेप। ये ठीक हो जाएगी रिवाइव? आपको क्या लग रहा है? हाँ, ये देखिए इस वक्त तक इसके कोई सिलेंडर्स या कोई चीज़ें जो हैं वो खुल के पड़ी हुई हैं। नॉमिनली आप समझते हैं, लेकिन वो हो जाएगी, असेंबल हो के सही हो जाएगी। वो ये जितनी भी है ना, मैंने आपको बताया ना कि हमें सिर्फ अपने कोर एसेट्स विच आर मोर देन द कोलेट्रल्स रिक्वायर्ड बाय द बैंक, वो अगर रिलीज हो जाते हैं, हम ये पूरे प्लांट को कम्प्लीटली चला लेंगे।
और कोई बैंक से पैसा नहीं मांगे। अच्छा मुझे बताएं, जब आप एक एक मशीन की कीमत बताते हैं, ये इतने बिलियन की, इतनी बिलियन की, मजदूर कितना कीमती है आपके लिए जो यहाँ काम बहुत करता है? कीमती है, बहुत कीमती है हमारे लिए मज़दूर, और मज़दूर की लाइफ और उसकी खुशहाली, मैं समझता हूँ हमारा सबसे जो ज़बरदस्त एसेट है वो हमारा वर्कर है। पाकिस्तान का कारकुन और मजदूर कैसा है? बहुत अच्छा है, इनवेरिएबली मैं कहूँगा 95% या 98% बहुत अच्छा है। ये सब टेक्सटाइल के हवाले से तो पता लगा कि सब दुरुस्त है, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जब हम मैनचेस्टर, फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर हम कहते हैं, किस तरफ और ध्यान देने की ज़रूरत है फौरी तौर पे आपकी नज़र में? हमारे लिहाज से बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से तो यही तासर आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। पहले जो 2-3 इकदाम उन्होंने किए हैं, एक तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के हवाले से टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है। गैस में जो पहले हमारे पंजाब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो 1602 रुपये फ़ी MMBTU के रेट के हिसाब से वो जो पेमेंट्स कर रहे थे, और सिंध के लोगों को इससे बहुत कम कीमत पर जो थी वो गैस मुहैया की जा रही थी। और हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट का यही तकाजा था कि जो यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो एक बनाई जाए, सारे मुल्क के लिए एक ही रेट किए जाएं, ताकि पंजाब के लोगों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो सके और वो भी एक्सपोर्ट में अपना हिस्सा डालें। तो अभी गवर्नमेंट की जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, इससे उम्मीद है कि एक तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में या आने वाले दिनों में ही इंशाल्लाह हमारी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर, उससे इंपोर्ट भी हमारी उम्मीद है कि $4-5 बिलियन जो है वो कम हो जाएगी। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि कौन सी ऐसी गलती है जो इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं दोहरानी चाहिए, साबका हुकूमतों की, जिससे बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, तो उसमें क्या क्या शामिल होगा? सेकेंडली, जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं कि एक तो इनकी अभी जो टीम है वो बहुत बेहतर नहीं है हमारे लिहाज से। इनको अपनी टीम, जो नीचे वाली जो टीम है उसमें कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए, और जो अच्छे जो टेक्निकल लोग हैं जो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं उनको अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। और एक जो हमें जो महसूस हो रहा है कि प्रॉब्लम, जो गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, उनको जो नीचे ब्यूरोक्रेसी की तरफ से जो बेनिफिशरी ऑफ द ओल्ड सिस्टम्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी रुकावट का सामना करना आपको इंतजामी सतह के अलावा या पॉलिसी साजी में भी ये चीज़ दिखाई दे रही है? पॉलिसी साजी में तो कम नज़र आ रही है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इनको हर्डल्स जो हैं कि जो पॉलिसीज़ ऊपर से बनाई जाती हैं वो बेनिफिट ऑफ द पब्लिक वो उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू दी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट वो आगे वो उस तरीके से वो नहीं, वो मतलब आगे नहीं जा रही। तो इस हवाले से खास तवज्जो देने की जरूरत है। उसी तरफ आप टीम की निशानदेही भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खास तौर पे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप एक नई पॉलिसी बनाते भी हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मफाद हासिल किया हुआ है तो वो उसकी राह में रुकावट खड़ी करते हैं। जी बिल्कुल, जो कुछ देखने में आ रहा है और हम महसूस भी यही कर रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो इनकी पॉलिसीज़ को, जो नई पॉलिसीज़ जो अवाम के हक़ में तो यकीनन हमें बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट करने की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि वो जो कुछ वो ऊपर से वो करना चाह रहे हैं वो नीचे अवाम तक भी वो उसी तरीके से पहुँचे। फूड फॉर थॉट असद उमर साहब, आप दे वेरी हैप्पी कि यू हैव टेकन देम ऑन बोर्ड, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो जो पॉलिसी बने वो निचली सतह तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर बड़ी मेहरबानी। सलाम। शाह जी, नई हुकूमत की कोई जो पॉलिसी है वो ताजर दोस्त नज़र आ रही है आपको इस अरसे में? सबसे पहले कोऑपरेशन मीडिया का चाहिए होता है, तो फिर ही हुकूमत इसके ऊपर कुछ अमल करती है। तो मैं समझता हूँ कि जी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस हुकूमत ने अपना जो फोकस है वो एक्सपोर्ट के ऊपर रखा है। नज़र आ रहा है बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि उसका सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये है कि सबसे पहले असद उमर साहब 4 तारीख को हमारे फैसलाबाद चैम्बर में तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके 2-3 जो कमिटमेंट की, नंबर 1 कमिटमेंट उन्होंने की कि हम पंजाब का बहुत बड़ा मसला था गैस का, ठीक है, और उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे कमिटमेंट की कि हम आपको $6.5 पर MMBTU देंगे, ठीक है, जबकि प्रीवियसली हम 1600 से ज़्यादा पर MMBTU ले रहे थे। अच्छा जी। अच्छा, उसमें इन्होंने उसका नोटिफिकेशन भी हो गया और मैं समझता हूँ
कि एक्सपोर्ट ही इस मुल्क को बचा सकती है। बिल्कुल ठीक, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। जी, अगर मैं आपसे कहूँ तो इससे हम बिल्कुल पहलू तय किए हुए थे गुज़िश्ता दौर में, बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं। सर मैं आपको क्या बताऊं कि जिस पिछली हुकूमत जैसे ही आए तो सबसे पहले उन्होंने आके हमारे ऊपर जो है हमें ज़ीरो रेटिंग से बाहर निकाल दिया। पूरी दुनिया में कहीं भी ज़ीरो रेटिंग जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर टैक्स नहीं होते। आप गारमेंट या प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टैक्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमारे ऊपर ज़ीरो रेटिंग से हमें निकाल दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि या तो अगर ज़ीरो रेटिंग से निकाला था तो हमारे साथ साथ रिफंड हमें मिल जाते। ठीक है। उसके बाद फिर हमारी सारे का सारा वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारा वहाँ FBR में फंस गया। ठीक। फिर हमने एक लंबी जंग लड़ी। जो बिजनेसमैन होता है ना जी, इसकी पार्टी होती है पाकिस्तान टैक्स प्रोवाइडिंग पार्टी। ठीक। हमने एज ए एक्सपोर्टर और एज ए बिजनेसमैन उनको भी टिका के टैक्स दिया, इनको भी हम अल्लाह के फजलो करम से टैक्स देंगे। ठीक है। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ कि हमारे इस चैम्बर की तरफ से ये डैम फंड अनाउंस हुआ प्राइम मिनिस्टर का और चीफ जस्टिस का। 75 लाख रुपया हम उस दिन इमरान खान साहब को दे के आए हैं। 50 लाख रुपया हमने चौधरी सरवर के थ्रू भेजा है। ठीक। व्हाट इज मोर नीडेड? और क्या हो जो आप समझे कि ज़बरदस्त हो सकता है? सर आग जल रही हो ना, उसके ऊपर थोड़ा सा फ्यूल और चाहिए होता है। हमारे लिए इस वक्त जो फ्यूल है वो है कि हमें ये जो हमारे पैसे वहाँ पे फंसे हुए हैं, अब मैं फंसे नहीं कह रहा क्योंकि निकलने शुरू हो गए, इनको ज़रा एकदम झटका दें कुछ 40-50 बिलियन का इकट्ठा, ताकि लोगों के पास वर्किंग कैपिटल हो, वो लोग अपनी इन्वेस्ट करें और चलाएं। सेकंड, उसमें हमने एक और बड़ा उनको ज़बरदस्त यहाँ से उमर साहब को आइडिया दिया था कि अगर आप नई इंडस्ट्री, नई इन्वेस्टमेंट को ज़रूर अट्रैक्ट करें, लेकिन आप सबसे पहले वो फैक्ट्रीज़ जिनमें 2-2, 4-4, 10-10 हज़ार लोग काम कर रहे थे, उनकी मशीनरी इंपोर्ट हो चुकी है, आप सबसे पहले उनको चलाएं। ठीक। उसका फ़ायदा सर ये होगा कि नई अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको बिलियन ऑफ डॉलर की बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो वो ट्रेड बैलेंस है वो फिर डिस्टर्ब होगा। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सबसे पहले हमें वो इंडस्ट्री जो अपने दौर में बड़े टॉप क्लास ब्रांड थे और ज़बरदस्त काम कर रहे थे, ड्यू टू दिस एनर्जी क्राइसिस वो बेचारे बंद हो गए। सारे ब्रांड्स यहाँ से गए, बांग्लादेश और सब वो हुआ, सारे, तो हम उनको आप देख लें ना, हम जो मर्जी कहें, प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका का है उसने कहा कि जी मैंने पहले अपनी इंडस्ट्री चलानी, तो हमने भी पहले अपना मुल्क चलाना है। प्रायोरिटीज हमारी ये होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इस वक्त जो टेक्सटाइल पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की है PTI ने, वो इस चैम्बर की बनी हुई है। ठीक है जी। ये हमारे जफ़र सरवर साहब जो कि उस कमेटी को चेयर कर रहे हैं, बल्कि हमने तो रिक्वेस्ट की कि इनको लिया जाए अपना उसमें एडवाइज़र। ठीक है। ये भी हमारी इस हुकूमत से एक डिमांड है। मैंने उस दिन असद उमर साहब से कहा, मैंने कहा ये एक एडवाइज़र टेक्सटाइल का पाकिस्तान यहाँ फैसलाबाद से होना चाहिए और एक मिनिस्टर यहाँ से होना चाहिए। टेक्सटाइल पॉलिसी है वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बनाई है। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया। सब रकबे के हिसाब से MSc टेक्सटाइल मेरे ख्याल सबसे बड़े रकबे पे आपकी टेक्सटाइल में ऐसे लगभग कह सकते हैं। टेक्सटाइल जो है जी, इसमें पहले तो इसके बारे में ना ये क्लैरिटी चाहिए आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए सब, कि ये एक वॉल्यूम वाला ये बिज़नेस है टेक्सटाइल का और थिन मार्जिन वाला है। थिन मार्जिन वाला, जब थिन मार्जिन है तो अगर इस पे इसके ऊपर क्राइसिस आता है तो ये फिर ये सर्वाइवल इसका जो है ना वो पूरे रिस्क में आ जाता है। ठीक। तो मैं भी यहाँ आपकी तस्वीर देख रहा था प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जॉर्ज वॉकर बुश के साथ, और आप 4 साल वफाकी वजीर रहे बराए टेक्सटाइल, और आपका यूनिट जो है 3-4 साल से बिल्कुल बंद है। हाँ जी, वो चूँकि उसके बाद फिर गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और जो है गवर्नमेंट की जो केयर है वो रिफंड जो है वो नहीं दे रहे हैं, तो जिसका वर्किंग कैपिटल ले लिया जाए तो वो कितना भी अच्छा अदारा हो, कितना भी कोई समझदार उसका मालिक हो या डायरेक्टर हो उसके, तो उससे तो काम नहीं चल सकता। उस दौर के मुतालिक ये भी अक्सर हम पॉलिटिकल
लीडर से सुनते हैं कि 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं हुई। आप भी उस दौर में वज़ीर थे, आपका इत्तेफाक है उससे, या कुछ एकदम हो गया ये जो कहते हैं जैसे छत गिर जाती है ऐसे हुआ, या ये क्या कहते हैं हादसा होता नहीं, वो बरसों वाली जो बात है ना, एकदम नहीं होता? ये जो जिस टाइम क्या जब मैं मिनिस्टर था, या वो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म थे, शौकत अजीज़ साहब, तो उस टाइम जो है ना ग्राफ टेक्सटाइल का ऊपर जा रहा था। ठीक। उसके बाद इसकी केयर जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने मुनासिब ना अफसोसो केयर की, उस तरह नहीं की जैसे हो रही। ठीक है। क्योंकि उस वक्त जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी सेक्टर के लिए। ओके। और टेक्सटाइल के लिए तो चूँकि टाइम के साथ साथ जो है ना वो मुख्तलिफ एरियाज़ की मुख्तलिफ डिमांड्स और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, क्योंकि जो अपने कस्टमर को नहीं केयर करेगा उसके मुताबिक जो है ना वो चीज़ों को नहीं बनाएगा, और जो जैसे वो चाहते हैं उसके मुताबिक नहीं, स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, या फिर क्वालिटी भी आपको वो यूरोप जो है ये सारा टेक्सटाइल का पहले था। ठीक। जब वो महंगे हो गए तो फिर वो इंपोर्ट करनी शुरू। बात बताएं, और इतना आपका वास्ट एक्सपीरियंस, आपकी फैमिली का भी वो सारा सिलसिला, ये मतलब हम मेजर लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग मुल्क है, ठीक है, सबसे बड़ी अल्लाह की मेहरबानी। हाँ। सो ये हमारी मिसमैनेजमेंट है या क्या मसाइल हैं, अगर आप आइडेंटिफाई करें? मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट, हाँ, कि जो है अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, हालांकि ये एग्रीकल्चर बेस जो है ना, पाकिस्तान जो है बड़ा, इससे बहुत दुनिया में कम कंट्री हैं जो पाकिस्तान के मुकाबले में अल्लाह ने जिसको नवाजा, मौसम हो, हर किस्म का मौसम है। आप बल्कि आप कह सकते हैं कि हर महीने यहाँ टेम्परेचर जो है आगे पीछे हो। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और बहुत बड़ी बात। अगर 12 महीने हैं तो ये आप इसको 10 भी नहीं 12 ही है जो है ना, उनमें जो है ना वो चेंज आती है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं। अगर कमी है तो वो हम में है या हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी तो पब्लिक से है। अच्छा, असद उमर साहब ने अब ये वजारत संभाली जो इसहाक डार साहब के पास थी, टेक्सटाइल पॉलिसी आई, बड़ी चैम्बर में हम गए, बड़ी तारीफ और तौसीफ हो रही है, लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई मज़ीद तजवीज़ आपकी तरफ से हो किसी एक ऐसी चीज़ से जो आप ख़बरदार करना चाहें कि हरगिज़ ये ना करना, कुछ कहना चाहिए इसमें? जैसे मैंने शुरू में कहा है ना कि ये बल्क वॉल्यूम वाला ये सेक्टर है टेक्सटाइल का, और थिन मार्जिन वाला है। इसको जब तक इसकी आप केयर नहीं करते रहेंगे ना, जैसे फैमिली में जो है ना बच्चों की जो जितने छोटे होते हैं उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर वो खुद बोलते हैं कि जी मुझे ये चाहिए या तो ये कहीं कि 70 बरस हो गए हैं अभी तक टेक्सटाइल का शोबा बड़ा ही नहीं हो रहा और मार्जिन थिन है। मतलब इसको जरा डिफाइन करें आम हमारे व्यूज़ के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय थिन मार्जिन? थिन मार्जिन यही है कि ये दुनिया में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी एक कंट्री के पास है। ये एक कंपटीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। वो जो जिन्होंने छोड़ भी दी है ना, जैसे जापान था, सही, तो ये है कि ये कंपटीशन जो है ना ऑल द टाइम चलता रहे। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। लेकिन वो परवेज़ मेहदी साहब, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनका एक गीत था कि मेरियां गल्लां याद करेंगी फिर मैं तेनू याद आऊँ। तो उमर साहब को ये चैलेंज दरपेश है। मुझे बहुत इट वाज वेरी हार्टनिंग जब चैम्बर में हम गए और ये पता लगा कि टेक्सटाइल जो पॉलिसी है और वो सब ने ऑन बोर्ड होके, और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फैसलाबाद जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर हम जिसे कह सकते हैं इंडस्ट्रियल हब के हवाले से, उन्होंने बनाई है। और बहुत पॉजिटिव हैं सारे कि ये अगर अपनी लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होती है तो बहुत अच्छा अचीव किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है हम ये सब कर लेंगे, लेकिन ये बात फिर विल की है और दिल की है। और ये मैं कुछ जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ ख़ातिन और रात, जो जितने लोगों से हम मिले उनके चेहरे पे एक अफसरदगी भी है, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद भी है। हमें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमें नई गलतियाँ करनी है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, बट वी डोंट नीड टू रिपीट आवर मिस्टेक्स। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, जो तमाम सनतें जो ज़राअत पर की बुनियाद पर बनेंगी, यकीनन उनका मुस्तकबिल ताबनाक होगा, लेकिन ये तब होगा जब हम उन्हें अपनाएंगे। हम कहेंगे कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये भी पाकिस्तानी है और ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें वसाइल से माला माल किया है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मिस मैनेजमेंट है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं।
ये मिसमैनेजमेंट ख़त्म होगी, इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, फैसलाबाद उसी तरह दमकेगा टेक्सटाइल के हवाले से जो जैसे पहले दमकता था। इंशाल्लाह हम देखेंगे।